आप सुन रहे हैं उपन्यास एवं कहानियों में गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनिए भाग 16। बिनती चाय ले आई 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह में लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत है। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसके चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की पेशावरी संडलें भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसको पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ छुओ मत, कहीं इनकी संडिल भी बाद में ना आके रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने इन्हें जरा छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम संडिल छुओ तो कहीं ये जाके कोतवाली में रपट न कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है, चंदर ने कहा। अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत नहीं आया? बिनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो। फिर 1 महीने तक हमसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों का ही इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूज देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाई हुए सुधा बैठी है। वांगो का पड़ा हुआ उपन्यास बगल में अवधा खुला पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खुली, उस पर कलम से कुछ गोदा-गोदी कर रही हैं। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छुटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा वह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाँ रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर, सुधा बिगड़ कर बोली। तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाती हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखे तो। चंदर ने किताब खींच ली। टार्जिन की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह चुक जाए तो आप कह नहीं सकते कि 84 लाख योनियों में से किस योनि का यह जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसीलिए मानना होगा यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर बोला, उठ, आलसी कहीं की, चल उठाए पोथा, चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़के की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा, जो कहकर सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे,
सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे ही डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए, वे भी लिखकर ही उठी थी और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पाउंड ऊन, 1 पाउंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बचे 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस 1 बिनती का स्वेटर, 1 हमारा साल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब के जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी, सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। वित्सु का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे मुंह बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ ही नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब तो आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन पहनकर हम फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती जी को भी बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लो, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे को है? मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज फिर गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज उस दिन जैसे कोई बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि यह एक डायरी है और उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला उड़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बोली। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी हैं? बस अदिति,
कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों ही हंस पड़ी। बिसरिया समझ नहीं पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस लेने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़ी। बिसरिया पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो है ही सही। तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबल का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। गुनाहों का देयता यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।